हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं इतिहास अतीत से वर्तमान, अध्याय 5वां है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। तो इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ होता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्या है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थी, ठीक है, जिसमें नागर शैली। देखिए इसमें 3 शैलियों में जो 13वीं सदी से 8वीं से 13वीं सदी के बीच 2 शैलियाँ थी, नागर शैली, और उसके बाद कौन सी शैली थी, द्रविड़ शैली, और एक अन्य शैली थी वेसर शैली, ठीक है। और 13वीं से, ठीक है, यहाँ देखते हैं 8वीं से 13वीं हमने अभी देखा 3 शैलियाँ। अब उसके बाद यहाँ पे हम जब अब उसके बाद 13वीं से 16वीं में हम देखते हैं तो उसमें एक मुग़ल शैली आती है, ठीक है, जिसमें मुसलमानों द्वारा जो इमारतें थे वो बनाई जाती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 शैलियाँ मौजूद थी। दूसरा देखिए, बिहार में नागर शैली से बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, नागर शैली की क्या विशेषता है। नागर शैली में जो मंदिरें बनाई जाती थी वो शीर्ष पे पतली होती थी, ठीक है, और जिसे शिखर कहा जाता था। देखते हैं कौन सा मंदिर। तो ये महाबोधि का जो मंदिर है ये सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, ठीक है। देखिए ये सबसे बेहतरीन, यानी इस मंदिर का जो संरचना है वो नागर शैली की ही सबसे अच्छी उदाहरण पे ये बनाया गया है। तीसरा सवाल देखिए, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सा है। तो बिहार में सबसे सुंदर महत्वपूर्ण इमारत है जो मुसलमानों द्वारा बनाया गया है वो है मनेर स्थित मकबरा, यानी मनेर का मकबरा, ठीक है, ये रहा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए चौथा, मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा। तो अकबर के शासनकाल में विकास हुआ था, ठीक है, और सबसे चरम पे जो पहुंचा था वो पहुंचा था शाहजहां के काल में, ठीक है। आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा देखते हैं, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष कराया। तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 में ये कराया, ठीक है। ये प्रशासनिक भवन के तौर पे ये प्रयोग होता था उस समय। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 1638। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सही और गलत का चयन करना। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली प्रचलित थी, क्या ये सही है कि गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है। द्रविड़ शैली वो दक्षिण भारत से ये प्रचलित थी, ठीक है। उत्तर भारत में कौन थी, वो नागर शैली थी। तो ये गलत हो गया। इसके बाद दूसरा, कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल में स्थित है, ये सही है कि गलत है। तो ये रहा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये पुरी में है, यानी ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि बंगाल में है, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। तीसरा देखिए, मुगल कालीन वास्तुकला अकबर के शासनकाल में अपने चरम विकास पर पहुँचा। तो अकबर के शासनकाल में मुगल जो शैली थी वो वहाँ पे क्या थी, वो विकास कर रही थी, लेकिन चरम पर शाहजहाँ के काल में हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा। चौथा देखिए, शेर शाह का मकबरा सल्तनत और मुगल काल के वास्तुकला के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाता है। तो शेर शाह का मकबरा कब बना था। शेर शाह का मकबरा बना 1545 ईस्वी में बना, ठीक है, और यहाँ पे जो संतल काल है वो 1192 से 1526 में ये समाप्त होता है, ठीक है, और जो मुगल काल होता है वो प्रारंभ 1526 में होता है। तो ये इसके मध्य में है। 1526 में मुगल जो साम्राज्य है वो बाबर द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये दोनों के मध्य में ये अच्छा उदाहरण माना जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, सल्तनत काल और मुगल काल के वास्तुकला के मध्यस्थ भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए पांचवा, बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण बेगू हजरत मस्जिद है, ठीक है, क्या ये सही है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिहार में सबसे अच्छा उदाहरण वो मनेर स्थित मकबरा है, ठीक है, ये बेगू महल नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला, मंदिर निर्माण में राजा की महत्ता का ज्ञान कैसे होता है, ठीक है, यानी मंदिरों के निर्माण में राजा की महत्ता का ज्ञान कैसे होता है, यानी राजा मंदिर क्यों बनाते थे, इसका कारण क्या था मंदिर बनाने का, ठीक है। तो इसका आंसर हम करेंगे। तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, मध्यकालीन शासकों ने जितने मंदिर बनवाए वे अपनी आस्था का प्रतीक था, ठीक है, उनकी आस्था का जो प्रतीक था देवी देवताओं में। साथ ही साथ वे राजा
प्रजा को यह दिखाना चाहते थे कि वे सिर्फ सैनिक शक्ति ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत है, और ये वास्तुकला को रोजगार की मुहैया भी कराना चाहते थे। जो वास्तुकार है उनको रोजगार भी देना चाहते थे। वो मंदिर बनवाएंगे तो उनको काम मिलेगा, ये लिखना है। और इसके बाद थोड़ा आपको और भी लिख लेना है, आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा लेना है। मध्यकाल का शासक वर्ग अपनी सत्ता को वैध ठहराने, शासन को स्थायी बनाने और पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इमारतों और धार्मिक स्थलों का निर्माण यानी मंदिरों का निर्माण कराता था। क्या समझ में आया? यानी पड़ोसी राज्य के जो राजा हैं वो उनसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए धार्मिक स्थल पर, ठीक है, अपनी आस्था यानी आर्थिक स्तर पर सभी तरीके से, तो यही सभी कारण है मंदिर बनवाने की। समझ में आ गया? दूसरा सवाल, वर्तमान इमारत जो आज के समय में प्रेजेंट के टाइम में जो घर बनते हैं, इमारत बनते हैं, और मध्यकालीन इमारत उपयोग में की जाने वाली सामग्री में क्या अंतर है? तो आज के जो मकानें बनते हैं कैसे बनते हैं? ईंट से बनती है, सीमेंट छड़ से बनती है, बालू से। लेकिन पहले ज़माने में मध्यकालीन इमारत कैसे बनती थी? पत्थरों से, संगमरमर से, ठीक है। तो कौन कौन सी, यानी दोनों में कैसे आप अंतर दिखाएंगे, वही तो बताना है। तो पहले आप समझिए थोड़ा, देखिए पहले समय में पत्थरों को तराश कर क्रमिक रूप से एक एक जोड़कर बनाया जाता था, ठीक है। और जिनमें से जो पत्थर लाल और सफ़ेद बालू पत्थर होते थे, और यह तथा संगमरमर का भी इसका प्रयोग किया जाता था। अब उसके बाद उसमें गारा भी मिलाया जाता था जो पत्थरों को, टुकड़ों को मिलाने में सहायता प्रदान करता था। ये पहले समय की बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे करना है अच्छे से? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वर्तमान इमारत और मध्यकालीन इमारतों के उपयोग प्रयोग से हम सामग्री में अंतर पाते हैं कि वर्तमान इमारत में ईंट, बालू, सीमेंट, छड़ की प्रधानता है, ये ठीक है, ये वर्तमान की बात की गई है। जबकि मध्यकालीन इमारत में पत्थरों को तराश कर, ठीक है, अच्छे पत्थर जो मकान को बनाने योग्य है, इमारत बनाने योग्य है, उसको क्रमिक रूप से अच्छे से एक के ऊपर एक करके क्रमिक रूप से जोड़कर बनाया जाता था इमारत, जिसमें लाल और सफ़ेद पत्थर तथा संगमरमर तथा उच्च श्रेणी का गारा प्रयोग होता था, जो पत्थर के टुकड़ों को मिलाने, ठीक है, ये मदद करता था। तो इसका आंसर हो जाता है फाइनली। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा है तीसरा, मंदिर निर्माण की नागर और द्रविड़ शैलियों में क्या अंतर है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है ये। तो यहाँ पे देखिए पहले समझिए आप, नागर शैली के जो मंदिर होते थे उनके जो स्तंभ होते थे वो ऐसे सीधे होते थे, ठीक है, ये आयत जैसे, यानी ये ऐसे ये गुंबद जैसे होते थे, ठीक है, शंकु के आकार के, नुकीले टाइप के होते थे। समझ में आ गया? इस तरीके से। और यानी इसको आपको कहाँ से इसका आंसर करना है आपको, तो इसका आंसर आपको ऐसे करना है, ठीक है। नागर शैली के आपको लिखना है पहले, नागर शैली के मंदिर आधार से शीर्ष आयताकार व सक्कावार संरचना से बने होते थे। शीर्ष क्रमशः पतला होता जाता और शिखर इसे कहा जाता है। मंदिर के केंद्रीय भाग की प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित यानी बीच में होती थी। जो प्रधान देवता है इसे गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। मंदिर चारों ओर अलंकृत स्तंभों टिकी होती थी। ये पहला हो गया किसके बारे में? नागर शैली के बारे में। अब इसके बाद हमें लिखना है द्रविड़ शैली के बारे में। दक्षिण भारत के मंदिर स्थापित कला यानी द्रविड़ शैली विकास हुआ, और इसकी विशेषता थी कि गर्भगृह ऊपर कई मंजिल निर्माण होता। देखिए निर्माण होता जिसकी संख्या 5 से 7 होती थी, ठीक है, जिसे विमान का नाम दिया जाता था। यानी इस यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और इसके अंदर भी कई इमारतें यानी मंदिर होते थे, ठीक है। और स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था, इसे मंडप कहा जाता था। यानी स्तंभों से टिका एक बड़ा कमरा बन गया, ये मंडप इसे कहा जाता है, ठीक है। ये सारे लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया, ठीक है, नागर और द्रविड़ शैली में। तो हमारा सेशन समाप्त होता है, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक है, ये आपका कार्यकलाप है। अगला अध्याय देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।